हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जिन प्रश्नों को पूछा गया है उनसे रिलेटेड ये क्लास है, क्योंकि संभावना रहती है आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप सभी के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का है। जीआईसी एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही अगर हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स की बात की जाए तो ये मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स हैं। इनका वेटेज समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा में आप देख लेंगे तो इनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादा एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके आपके नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के नोट्स आते हैं तो थिंकर्स के भी मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। साथ ही यूपी पीजीटी एग्जाम के आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आपका यूपी पीजीटी का विज्ञापन जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आने की इसकी संभावना है यूपी पीजीटी के नोटिफिकेशन की। इसके भी आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसमें पूरा यूपी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं एचयू का, तो यहाँ पर आपको नए सिलेबस को ध्यान में रखकर, ठीक है, नए सिलेबस पर आधारित ये आपके नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। इसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया गया है। साथ ही यहाँ पर एचयू के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट जो आपको देखने को मिलेंगे वो 10 मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है 790-555-3851। ठीक है, 790-555-3851 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एचयू की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये भी मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है दोपहर 1 बजे। तो आप में से जिनका भी एग्जाम है एचयू का तो वे सभी दोपहर 1 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, मार्क्स की द्वंद्व पद्धति निम्न पर आधारित है। यहाँ पर 4 कथन है। पहला कथन है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच एक सरल एक मार्गीय कारण और प्रभाव संबंधों को नहीं देखता। दूसरा विकल्प कह रहा है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि सामाजिक तथ्यों में पृथक्कने नहीं है। तीसरा कथन कह रहा है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न पक्षों के मध्य और भीतर के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। और चौथा यहाँ पर कथन दिया गया है, द्वंदात्मक विश्लेषण का संबंध केवल भौतिक जगत से है, ना कि सामाजिक जगत से। तो यहाँ पर आपका पहला जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न का आंसर है वो क्या होगा? इसमें देखिए चौथा जो विकल्प कह रहा है कि द्वंदात्मक विश्लेषण का संबंध केवल भौतिक जगत से है, सामाजिक जगत से नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न सामाजिक क्रांतियों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 4 यहाँ पर क्रांतियां दी गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की बात करते हैं तो ये कब आती है, कब होती है? 1970 से 1990 में होती है। फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये आपकी 1789 से आपकी ये 1799 में जाएगी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1917 हो जाएगा। और पैलेस क्रांति की बात करते हैं तो ये 522 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रखेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर गलत दिए गए थे, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। चलिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखकर बताएं, वर्ग स्थिति, क्षमता उपागम, आर्थिक प्रगति के चरण और प्रदर्शन उपभोग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आपका
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ग स्थिति की, तो वर्ग स्थिति की बात किसके द्वारा की गई थी, मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। क्षमता उपागम की बात अमर्त्य सेन ने की थी। आर्थिक प्रगति के चरण की अगर हम बात करें तो ये डब्ल्यू रोस्टो द्वारा बताए गए थे। प्रदर्शन उपभोग की बात करें तो ये थर्स्टेन वेबलन द्वारा बताए गए थे। यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा वो विकल्प डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रोस्टो ने आर्थिक जो विकास के चरण बताए थे वो कितने बताए थे, 4 चरण बताए थे। ठीक है, 4 चरण इन्होंने बताए थे आर्थिक विकास के। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आर्थिक विकास के जो चरण हैं वो कितने बताए थे, 4 बताए थे। पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो परंपरागत चरण है। ठीक है, पहला जो चरण आपका होगा ये परंपरागत चरण होगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं उत्थान पूर्व शर्तें, ठीक है, उत्थान पूर्व शर्तें हैं, उत्थान की जो पूर्व शर्तें हैं ये आपका हो जाएगा। तीसरे की अगर हम चरण की बात करें तो ये आपका होगा परिपक्वता की ओर अग्रसर। ठीक है, परिपक्वता की ओर अग्रसर है, परिपक्वता की ओर अग्रसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो चौथा चरण है ये उत्थान उपभोग की अवस्था होगी। ठीक है, उत्थान उपभोग की अवस्था, उत्थान उपभोग की अवस्था, ये आपके 4 चरण हैं आर्थिक विकास के, जो कि रोस्टो द्वारा बताए गए हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ये बुक कौन सी है, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किसकी है, रोस्टो की है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लैंगिक अध्ययन पर पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके प्रकाशन के अनुसार क्रम में, सही क्रम में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, आप देखिए, पहले जो पुस्तक यहाँ पर दी गई है मैक्सनलिटीज दी गई है, जो कि आपकी रेबन कॉनेल के द्वारा लिखी गई है, और ये कब आती है, 1995 में। सेकंड जो बुक है ये सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन सेल है, एल्फ्रेड किन्जे की बुक है, ये कब आती है, 1948 में। थर्ड आप देख रहे हैं पुस्तक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी, ये आपकी किसकी बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, एंथोनी गिडेंस के द्वारा, 1992 में आती है। पैराडॉक्सेस ऑफ जेंडर जुडिथ लॉब्रा की है, ये कब आती है आपके 1994 में आती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सही क्रम में लगाने को आए। ठीक है, यहाँ पर ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि इससे संबंधित कौन है, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका जो होगा सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड नंबर की बुक, यानी कि आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, निम्न अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। और यहाँ पर देखिए, पहला टोटल 5 अधिनियम यहाँ पर दिए गए हैं। अधिनियम से भी संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पहला जो यहाँ पर दिया गया है हिंदू स्त्री पृथक निवास और अनुरक्षण अधिनियम। पहला जो प्रश्न है ये पहला जो विकल्प है हिंदू स्त्री पृथक निवास और अनुरक्षण अधिनियम, ये कब आएगा आपका, 1946 में। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम की बात करें तो ये 1936 में आएगा। जातीय अशक्तता उन्मूलन अधिनियम, ये आपका 1850 आ जाएगा, 1850 में। भारतीय तलाक अधिनियम की बात की जाए तो 1869, और फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात की जाए तो 1928। तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप कर ले, थर्ड है। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद आपका आएगा फिफ्थ के बाद आपका यहाँ पर फिफ्थ के बाद आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सेकंड आ जाएगा, और फिर सेकंड आ जाएगा, और फिर फर्स्ट आएगा। ठीक है, एक सेकंड, यानी कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, मिलान करना है। पुस्तकें दी गई हैं, पॉपुलेशन बॉम्ब है, ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स है, साइलेंट स्प्रिंग है, द वेस्ट मेकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बॉम्ब की बात की जाए, पॉल एहलेज की पुस्तक है, तो यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स दी गई है, ये किसकी हो जाएगी? शेरवुड, रॉलैंड एंड मैरियो मोलेना की हो जाएगी। साइलेंट स्प्रिंग की बात की जाए तो ये राचेल कार्सन की हो जाएगी, और द वेस्ट मेकर्स ये किसकी हो जाएगी? वॉन्स प्रिकॉट की। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सत्य नहीं है? देखिए, पहला विकल्प क्या कह रहा है कि परंपरागत प्रकार के अपराधों में सहायता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। दूसरा कह रहा है हथियार या बम कैसे बनाए जाए, इस पर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। तीसरा विकल्प ऑप्शन सी, पहली पीढ़ी के साइबर अपराधी समिक्ष पारंपरिक अपराध थे परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर। चौथा यानी कि विकल्प डी कह रहा है ड्रग व्यापारी संचार के जो भी माध्यम उपलब्ध हैं उन्हें नियोजित करते हैं और कंप्यूटर की उपस्थिति में भी ड्रग्स को खरीदते और बेचते रहेंगे। यहाँ पर जो बताना है, सही बताना है, सही नहीं बताना है, ये बताना है। तो पहली पीढ़ी के साइबर अपराधी सम्मिश्र पारंपरिक अपराधी थे परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क के परिवेश के भीतर, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर पहले अपराधी, ठीक है, पहले साइबर अपराधी की बात की जाए, है ना, प्रथम साइबर अपराधी पूछ लिया जाए तो पहले साइबर अपराधी कौन है? इयान मर्फी। ठीक है, इयान मर्फी हैं, इसे आप याद रखेंगे। इयान मर्फी पहले साइबर अपराधी हैं, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण से संबंधित प्रश्न है, पार्सन्स की धारणा में कौन सा सही है? देखिए, पहला है समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभियांत्रिकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है समाजीकरण एक संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांध कर रखती है। तीसरा कथन कह रहा है पार्सन समाजीकरण को एक जीवन प्रयत्न अनुभव के रूप में देखते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यल्प अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सारे हो जाएंगे, यानी कि ये चारों हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और पार्सन से समाजीकरण के दो प्रकार भी बताए थे, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिकार्याएं अंतःक्रियावाद के नाट्य कला शाखा की विशेषताएं हैं? देखिए 4 दी गई हैं। पहला क्या है? पहला क्या कह रहा है? उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें एक विशेष सामाजिक दृश्य में नायक प्रभाव छोड़ने के लिए हाव भाव में हेर फेर करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? प्रभाव प्रबंधन की प्रक्रिया पर बल देता है, न कि क्रिया जिस ओर अभिमुख है उस उद्देश्य या लक्ष्य पर। तीसरा कथन कह रहा है लक्ष्य अभिमुखता और विशिष्ट संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो अंतःक्रिया के भिन्न स्वरूप की रचना करती है। चौथा कह रहा है निर्मित बनी हुई और परिवर्तित संरचनाओं की तुलना में अंतःक्रिया के स्वरूप पर स्वयं से बल देता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? नाट्य कला से संबंधित कौन सी विशेषता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, मिलान करना है। अगर यहाँ पर बात करें पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण की, ठीक है, तो यह स्वीकार करता है कि समान रूप में व्यवसाय अब संभव नहीं है किंतु निरौद्योगिकीकरण का सम्मिलित करने वाले उग्र पर्यावरणवादी समाधानों को भी अस्वीकृत करता है। तो ये ए का सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम उपभोग समाज की बात करते हैं तो औद्योगिकीकरण पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के संयोजन पर बल देता है और समाज पर्यावरण संबंधों का रूपांतरण करता है। तो बी का यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आलोचनात्मक यथार्थवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्यावरण समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं यह समझने के लिए पूरे सामाजिक विज्ञान एवं
प्राकृतिक विज्ञान से साक्ष्यों को एक साथ लाकर पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक विधिपरक दृष्टिकोण रखता है। इसका सी का फोर्थ हो जाएगा। सामाजिक रचनावाद की बात करें तो यह जांच पड़ताल करने का दृष्टिकोण कि किस प्रकार कुछ पर्यावरण संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण और अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य मुद्दे व्यापक तौर पर उपेक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सही विकल्प बी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न के द्वारा प्रभावित होती है। पहला क्या कह रहा है कथन, समेकित वैश्विक पूंजी पहचाने जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करती है और वैश्विक समाजों पर प्रभाव डालती है। दूसरा कथन कह रहा है समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण और समाजों को प्रभावित नहीं करते। तीसरा कह रहा है समेकित वैश्विक पूंजी विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कार्यशीलता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित करती है। और चौथा यहाँ पर विकल्प देखिए, समेकित वैश्विक मुद्रा नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करता है और समाजों पर प्रभाव डालता है। और पांचवा यहाँ पर बोला गया है समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न के द्वारा प्रभावित होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा। ठीक है, डी होगा, यानी कि फिफ्थ यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नृजातीय भिन्नताएं सामाजिक संघर्ष को प्रभावित करती हैं। नृजातीय समूहों के मध्य संघर्षों के पैमाने और तीव्रता को समझने के क्रम में कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक हैं, 5 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, दूसरा है आर्थिक भिन्नताएं, तीसरा धार्मिक भिन्नताएं, चौथा सामाजिक जागरूकता और पांचवा राजनीतिक संगठन यहाँ पर दिया गया है। नृजातीय भिन्नताएं सामाजिक संघर्ष को प्रभावित करती हैं। नृजातीय समूहों के मध्य संघर्षों के पैमाने और तीव्रता को समझने के क्रम में कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक कौन से हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संगठन होगा, यानी कि आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबंधित करती है। टीबी बोर्ड द्वारा निम्न में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पार्टियां भिन्न रुचियों के विशिष्ट समूहों का गठबंधन होती हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है ये गठबंधन स्थायी होते हैं और यह विभिन्न समूहों के स्थायी विकास में परिणत होते हैं। तीसरा कह रहा है राजनीतिक पार्टियां उनके वर्ग आधार से अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होते हैं। और चौथा कह रहा है प्रायः एक पार्टी के लिए स्थानीय वर्ग समर्थन और किसी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा ये आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बताएं, कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण, प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण होगा, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बताएं नृजाति केंद्रवाद। नृजाति केंद्रवाद यानी कि एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वह अपनी संस्कृति मूल्यों मानदंडों के अनुसार दूसरे समूह की या दूसरा ये देश भी हो सकता है उसका जब मूल्यांकन करता है, ठीक है, व्यक्ति अपने नॉर्म्स कल्चर्स के हिसाब से, मानदंडों के हिसाब से सामने वाले दूसरे व्यक्ति की जब उसके तुलना करता है तो ऐसे में पाता है कि उसका जो कल्चर है वो बेहतर है।
ठीक है, उसका जो कल्चर है वो बेहतर है और दूसरे वाले जो कल्चर है उसको जो है निम्न दृष्टि से देखता है। तो ये जो मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, समनर होगा, फोकवेस इनके पुस्तक है, संस्था की अवधारणा इन्होंने दी है और इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप 2 तरह के समूह इनके द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, इस कथन से कौन संबंधित है? ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, अभी जल्द ही पिछले अभी जो एग्जाम हुआ है, आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर या जीडीसी में कोई एग्जाम हुआ है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। ये किसका कहना है? हर्बर्ट गेंस का कहना है। हर्बर्ट गेंस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। उपभोक्तावाद के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पुंज उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने पर उपभोग भी होना चाहिए। विकल्प बी कह रहा है उपभोक्तावाद चिंतन का एक मार्ग, एक मानसिकता भी है। ऑप्शन सी कह रहा है उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता और ऑप्शन डी उपभोग प्रतिरूप पर्यावरणीय संसाधन आधारों को क्षति पहुंचा सकता है और असमानता के प्रतिरूपों को बदतर बना सकता है। यहाँ पर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता, ये आपका यहाँ पर गलत होगा। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। कानूनी मामला एक तरफ दिया गया है और जो न्यायिक आदेश हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 18 है ये। यहाँ पर देखिए, अगर हम रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य जो 1952 में जो इशू था, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह निर्णय दिया था कि बलात्कार के मामले में समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता को विवेक की कसौटी के तौर पर माना जाएगा। दूसरा यहाँ पर मामला देखिए क्या है, रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1980। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बलात्कार के पीड़ित की गवाही को तब तक नहीं अस्वीकृत किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी सत्यता के विरुद्ध बहुत दृढ़ उपशामक साक्ष्य ना हो। तीसरा देखिए ऑप्शन सी में हरपाल सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश 1981 का क्या है इशू। इसमें अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि बलात्कार के मुकदमे में यह तर्क दिया कि एक स्त्री यौन संभोग की आदी है, निरर्थक है। देखिए चौथा यहाँ पर ऑप्शन डी में भरवाड़ा भोगी भाई हिरजी भाई बनाम गुजरात राज्य 1983 का जो इशू है। अब यहाँ पर बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि स्त्री की गवाही के समर्थक साक्ष्य अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने यह तर्क दिया कि शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। फिशर, डेविड हार्वे, मैनुअल केसल्स, लुईवर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शहरीवाद प्रत्येक को अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो फिशर होगा। ठीक है, फिशर होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें दी गई हैं, द रूलिंग क्लास है, पॉलिटिकल पार्टीज है, एलिट्स एंड सोसाइटी है, द माइंड एंड सोसाइटी है। द रूलिंग क्लास की बात करें तो द रूलिंग क्लास ये आपकी किसकी हो जाएगी? मोस्का की हो जाएगी, यहाँ पर एक थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो ये रॉबर्ट मिशेल्स की हो जाएगी। एलिट्स एंड सोसाइटी की बात की जाए तो ये आपकी बोटोमोर की हो जाएगी और द माइंड एंड सोसाइटी की बात करें तो ये पैराटो की हो जाएगी। यानी कि आपका यहाँ पर जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने मैं को इस प्रकार परिभाषित किया। यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा, किस तरह से मीड ने मैं को परिभाषित किया है। यहाँ पर आत्म का अग्रणीय, अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, आखेटी संग्रही समाज की बात करें तो कुछ असमानताएं उम्र, लिंग उम्र द्वारा सीमित पदों में अंतर,
कृषक समाज की बात करें तो शक्तिवान असमानताएं, सरदारों द्वारा शासित छोटे ग्रामीण समुदाय पर आधारित। चारागाही समाज की बात करें तो इसमें आपका आएगा सुस्पष्ट असमानताएं, शासक और योद्धा राजाओं द्वारा शासित घरेलूकरण आजीविका निर्वाह पर आधारित। और पारंपरिक समाज व सभ्यताओं की बात करें तो कृषि पर आधारित राजा द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला सुस्पष्ट सरकारी तंत्र, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। 5 आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, पहला क्या कह रहे हैं, उन्हें प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है। दूसरा कह रहा है वे प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते। तीसरा कह रहा है हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से संबंध ना हो। चौथा कह रहा है वे अपनी स्वयं की भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड गढ़ते हैं। पांचवा कह रहा है वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये पांचों हो जाएंगे ऑप्शन डी, ठीक है, पांचों हो जाएंगे, डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए, गाया संकल्पना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक सैद्धांतिक निर्देश जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है, ए का फर्स्ट हो जाएगा। ग्लोबल कॉमन्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, सॉरी यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, ए का यहाँ पर आपका फोर्थ होगा, ठीक है। ए का गाया संकल्पना की अगर हम बात करें तो पृथ्वी ग्रह को स्वयं में से जीवित प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें मनुष्य और अन्य जातियों में से प्रत्येक का अनिवार्य भूमिका निर्वहन होता है, ठीक है, यह आपका होगा। ग्लोबल कॉमन्स की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए संसाधन। पर्यावरणीय अभाव की अगर हम बात करें तो एक स्थिति जिसमें अल्पावधि लाभ फलीभूत होते हैं और पर्यावरण से हमारे संबंध पर गंभीर नकारात्मक दीर्घावधिक प्रभाव होंगे। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी क्या कहेगी, एक सैद्धांतिक निर्देश जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बहुचर विश्लेषण सकुल विश्लेषण से हो जाएगा रिलेटेड। फिर इसके अलावा आपका महत्व की जांच की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करें मानक विचलन और कॉल पियर्सन विषमता गुणांक। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है फूको, डेनियल बेल, एंथोनी गिडेस, मिशेल्स। यहाँ पर सही क्या होगा, किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फूको हो जाएगा, ठीक है, फूको हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की बात करें तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन होगा, ये आपकी आती है 1961 में, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये आपकी 1963 में आएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स भी है, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, ठीक है, ये आपकी 1966 में आएगी, इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अलावा एक है आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये आपकी 1969 में आती है। डिसिप्लिन एंड पनिश, ठीक है, इसे आप याद रखिए। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं,
ये 1975 में आती है, ठीक है, 1975 में आती है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन एंड अ पनिश, ये सारी जो बुक्स हैं ये फूको की आपको यहाँ पर बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखकर बताएं, 5 दिए गए हैं, 5 अधिनियम यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहले अधिनियम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाल विवाह विरोध अधिनियम की, ठीक है, बाल विवाह विरोध अधिनियम की बात करते हैं, ये कब आता है, 2006 में आता है। स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम की बात करें तो ये कब आता है, ये कब, 1870 में। हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम, ठीक है, हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम ये 1930 हो जाएगा। सहमति की आयु अधिनियम की अगर हम बात करें, सहमति की आयु अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये आपका 1891, और बंगाल सती विनियमन अधिनियम की बात करें तो 1829 हो जाएगा। इसे सही क्रम में लगाना है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक शोध परियोजना की निम्न शोध गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, शोध समस्या का सूत्रीकरण आएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिदर्श का चयन, ठीक है, प्रतिदर्श का आपका यहाँ पर चयन आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर साक्षात्कार अनुसूची का क्रियान्वयन आएगा, और फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा, आंकड़ों का सारणयन, और फिर रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, प्रतिवेदन लेखन। तो यहाँ पर आपका जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सामग्री के विश्लेषण में विभिन्न श्रेणियों के साथ हर समूह में पाई जाने वाली आवृत्तियों की साधारण गणना के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। संकर सारण है, कोडिंग है, सीमांत है, जोड़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीमांत हो जाएगा, सीमांत ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित पुस्तकें लिखी गई हैं, यहाँ पर दी गई हैं और उसे सही क्रम में लगाना है। 4 पुस्तकें आप देख रहे हैं यहाँ पर। पहली अगर हम पुस्तक की बात करते हैं, ठीक है, पहली अगर हम पुस्तक की बात करते हैं सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि पीटर सैंडर्स की है, ये आपकी आती है 1989 में, ठीक है, सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन पीटर सैंडर्स की 1989 में आती है। सोशल क्लास इन अमेरिका वार्नर की है ये पुस्तक, ये आती है आपकी 1949 में। फिर इसके अलावा आपके देख रहे हैं 3rd नंबर पर पुस्तक दी गई है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, ये आपकी 1968 में आती है। ये किसकी है, पोलेजांस की है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी 1959 में आती है। डेरेनड्रॉफ की ये पुस्तकें कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। और इस सही क्रम में अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सोशल क्लास इन अमेरिका वार्नर की आएगी, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, वैश्विकरण द्वारा कौन से जोखिमों का निर्माण होता है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं, सामूहिक विध्वंस के हथियारों का प्रसार, प्रदूषण है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपदा और आतंकवाद यहाँ पर दिया गया है। वैश्वीकरण के द्वारा कौन से जोखिमों का निर्माण यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, 5th नहीं होगा, 2nd होगा, ठीक है, यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन डी, ठीक है, सारे होंगे, डी आपका यहाँ पर राइट होगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती हैं। ऑप्शन है जेएस मिल, हेरोड गॉर्फिंकल, शेलियर मार्चर, रॉबर्ट किंग मर्टन। आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता इनमें दिखाई देती है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शेलियर मार्चर, शेलियर मार्चर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है, पारदर्शिता को बढ़ाने की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक परिसंपत्तियों, सरकारी बजट प्राप्ति की सूचना को प्रकट करना, ये आपका ए का यहाँ पर आपका हो जाएगा 2nd, ठीक है। फिर इसके अलावा सेवा वितरण की बात की जाए तो नागरिकों की सरकार से संवाद के लिए परिवहन से संबंध लागत में कमी,
लोगों का सशक्तिकरण की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ, सरकारी सेवाओं प्राप्त करने के लिए वंचित समुदायों को नए चैनल उपलब्ध कराना, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को घटाने के लिए प्रक्रियाओं को ऑनलाइन रखना जिससे लेन देन आसानी से मॉनिटर किया जा सके। तो आपका यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सुस्पष्ट उपभोग, लोकप्रिय संस्कृति, पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र है। सफेद पोष अपराध यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें सुस्पष्ट उपभोग की, सुस्पष्ट उपभोग की बात करें, किसने बात की थी? विलासी वर्ग की, ये वेबलेन द्वारा बताई गई थी। ठीक है। लोकप्रिय संस्कृति इयान चैम्बर्स हो जाएंगे। ठीक है, बी का फोर्थ हो जाएगा। पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र की अगर हम बात करें शुम्पीटर से ये संबंधित हो जाएगा। सफेद पोष अपराध ये आपका सदरलैंड का है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी होगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 4 यहाँ पर दिया गया है। उपयुक्तता, स्पष्टता, परिमाणता और तुलनात्मकता, लचीलापन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्तता, स्पष्टता, परिमाणता और तुलनात्मकता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लचीलापन नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एंटी पॉलिटिक्स मशीन पदबंध का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? रॉबर्ट चैम्बर्स, जेम्स फर्गुसन, कीथ हॉट, थॉमस, बी हैंसन यहाँ पर दिया गया है। एंटी पॉलिटिक्स मशीन ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स फर्गुसन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए टोटेमवाद एक विश्वास है। ऑप्शन देखिए आत्मा और मन से निहित चित्र, शक्ति और आत्मा से निहित देवता, शक्ति और शक्ति से निहित आत्मा, आत्मा और शक्ति से निहित वस्तु। तो यहाँ पर आपको टोटेमवाद दिया गया है। टोटेमवाद की बात किसके द्वारा की गई थी? दुर्खिम के द्वारा की गई थी। ठीक है, दुर्खिम ने टोटेमवाद की बात की थी। ठीक है, टोटेमवाद की बात की थी और टोटेमवाद को इन्होंने क्या कहा था? ये क्या है? धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। ठीक है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने माना। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने माना था। ठीक है, और दुर्खिम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खिम के द्वारा दिया गया। दुर्खिम से पहले धर्म की उत्पत्ति के जो जितने भी सिद्धांत दिए थे, चाहे वो आत्मावाद का हो टाइलर का, प्रकृतिवाद का मैक्स मुलर द्वारा दिया गया हो, उन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने टोटेमवाद को धर्म की प्रारंभिक अवस्था बताया और इनका जो अध्ययन रहा था वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन रहा था। यहाँ पर आत्मा और शक्ति से निहित वस्तु होगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार कहलाते हैं। प्रत्यक्ष प्रकार, अप्रत्यक्ष प्रकार, आकार्य, अप्रकार्य और सुक्रिय यहाँ पर दिया गया है। अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये आपका यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रकार में आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण यांत्रिक एकता साविवी एकता में परिवर्तित हो जाती है? गत्यात्मक घनत्व, जनसंख्या घनत्व, स्थिर जनसंख्या, अस्थिर जनसंख्या यहाँ पर दिया गया है। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण यांत्रिक एकता साविवी एकता में बदलती है, परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर गत्यात्मक घनत्व होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए आर्थिक समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम में सुव्यवस्थित करना है, अर्थव्यवस्था को सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पहला क्या आएगा? आदिम, फिर आएगा उपनिवेश, ठीक है, फिर आपका मिश्रित आएगा, फिर नवउदार आएगा, नवउदारवाद। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही। प्रश्न है आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सिद्धांत को ही अंतिम व्याख्या माना जाता है। बी कह रहा है सिद्धांत को सर्वथा और कतिपय अस्थायी स्वरूप का माना जाता है। सी कह रहा है सिद्धांत एक परिकल्पना मात्र है और डी कह रहा है सिद्धांत तथ्यों की एक व्याख्या है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सिद्धांत को सर्वदा कतिपय अस्थायी स्वरूप का माना जाता है। यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा।
प्रश्न है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा हैं। ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? योगेंद्र सिंह, टी.एन. मदान, टी.के. उमेन, आंद्रे बेते। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है उसके 4 महत्वपूर्ण आधार किसने बताए हैं? धर्म, जाति, जनजाति, भाषा। धर्म, जाति, जनजाति, भाषा, टी.के. उमेन। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टी.के. उमेन ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के कितने आधार बताए, या इनमें से कौन से आधार बताए हैं या कौन से नहीं बताए हैं। तो धर्म, जाति, जनजाति और यहाँ पर भाषा बताए हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत ने दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। ऑप्शंस देखिए, ए कह रहा है महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली से, बी कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से, सी कह रहा है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से और डी कह रहा है जनगणना से। भारत ने दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? चुनाव प्रक्रिया, दूसरे को प्रतिबंधित करना, सामूहिक चेतना, श्रम का विभाजन यहाँ पर दिया गया है। दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? सामूहिक चेतना। ठीक है, सामूहिक चेतना होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अंतर्नुभागिता, आरोपण, मेधातंत्र और गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका सही आंसर अंतर्नुभाग्यता होगा, ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया? C.H. कार, मैक्स वेबर, टॉयनबी, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है, यहाँ पर ये कहना किसका हो जाएगा? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, ठीक है, सामाजिक संबंधों में सामाजिक परिवर्तन की बात किसने की है? ठीक है, संबंधों में, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसका कहना था? मैकेवर सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा आंतरिक संरचना में, ठीक है, आंतरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन किसने कहा है? सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका ये एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस का हो जाएगा। ये गिडेंस का कहना था कि प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अधोसंरचना में परिवर्तन, ठीक है, अधोसंरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। मानवीय अंतरक्रियाओं में किसने कहा है? ठीक है, मानवीय अंतरक्रिया में परिवर्तन की बात किसने की है? मैरल एल्डर्स ने की है। ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को कहा जाता है। ऑप्शंस है कोहर्ट सर्वेक्षण, प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, प्रायोगिक सर्वेक्षण। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निर्धनता की संस्कृति। आप सभी जानते हैं निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑस्कर लेविस के द्वारा। ऑस्कर लेविस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, छोटे समाज, लोक समाज, उन्नत समाज, कृषक समाज यहाँ पर दिया गया है। उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह
किस प्रकार के समाज को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उन्नत समाज हो जाएगा, ठीक है। कृषक समाज आप देख रहे हैं, लोक समाज आप देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं? रेडफील्ड के द्वारा दिए गए हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। सी आपका उन्नत समाज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।